नमस्कार दोस्तों, क्राइम अब तक में आप लोग का स्वागत है। आज जो कहानी लेकर आया हूँ बहुत ही अनोखी कहानी है, अलग तरह की कहानी है। इस केस का जो मोडस ऑपरेंडी था, इस अपराध का जो मोडस ऑपरेंडी था, वो बिल्कुल ही अलग था। हत्याओं का मोटिव रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इसने पुलिस को भी उलझा कर रख दिया था। नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा अपराध हुआ था। ये कहानी अद्भुत, अकल्पनीय और अमानवीय है। इस कहानी की शुरुआत होती है अनन्या और अभिषेक की शादी से। दोनों परिवार मिलकर अनन्या और अभिषेक की शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन दो तारीखें जो सामने आती हैं उनमें से एक डेट पर अनन्या शादी नहीं करना चाहती और दूसरे डेट पे अभिषेक शादी नहीं करना चाहते। और अब ये दोनों बच्चे अड़ जाते हैं और अनन्या जिस डेट पे शादी करना चाहती है वो दिसंबर का महीना है और अभिषेक जिस डेट पे शादी करना चाहते हैं वो फरवरी का महीना है और उस फरवरी के महीने में अनन्या का जन्मदिन है। तो बात यहाँ पर आकर अटक जाती है। इधर एक सप्ताह बाद पुलिस को अजीब सी लाशें मिलती हैं। एक लड़की का सर मिलता है और एक बुजुर्ग आदमी का धड़ यानी शरीर मिलता है। बुजुर्ग आदमी के शरीर के ऊपर लड़की का सर लगा हुआ मिलता है और उस पर चश्मा लगा हुआ रहता है। पुलिस को आसपास ना तो लड़की का शरीर मिलता है और ना ही उस बुजुर्ग आदमी का सर मिलता है। बहुत ही अजीब सा केस था पुलिस के लिए। पुलिस समझ नहीं पाती कि ऐसा करके क्रिमिनल जो है वो क्या साबित करना चाहता है। इधर दूर कहीं बस्ती में हम एक जवान लड़की को, एक बुजुर्ग महिला को चश्मा बेचते हुए देखते हैं। चश्मा उसके ऊपर अच्छा लगता है। वो पूछती हैं कितनी क्या है, तो वो कहती है कि एक लेंगी तो 200 का पड़ेगा, 2 लेंगी तो 300 का पड़ेगा, इसमें 100 का फ़ायदा हो जाएगा और आप चाहें तो एक अंकल के लिए भी ले लें। चश्मा वो महिला को बेचकर उसी कॉलोनी से निकलने लगती है। तभी कुछ जवान लड़के उसे छेड़ते भी हैं और कहते हैं कि ऐसा चश्मा भी आता है जिससे सामने वाले के कपड़े के पीछे भी आदमी देख सकता है। अगर वो ऐसा चश्मा हो तो बताएं, वो खरीदेंगे। लड़की थोड़ा सा असहज महसूस करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि लड़की की उम्र कुछ 25 साल की है और उस व्यक्ति की उम्र 55 साल की है और दोनों के शरीर को एक लकड़ी के टुकड़े से जोड़ा गया है। आदमी के शरीर में लकड़ी घुसेड़ी गई थी और उसके ऊपर लड़की के सर को रखा गया था। पुलिस समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों किया है और किसने किया है। कभी लगता है कि किसी सिरफिरे ने किया है और कभी लगता है कि बहुत सी शातिर आदमी है जिसने ये किया है। लेकिन उसने 2 खून करके, 2 कत्ल करके और इस तरह से लाश फेंकने का जो काम किया है उसके पीछे का मकसद पुलिस को थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि दोनों के बाकी शरीर के टुकड़े जो हैं या बाकी शरीर का जो अंग है उसे ढूंढा जाए और इसमें पुलिस पूरी तरीके से लग जाती है। इंस्पेक्टर अपनी टीम से कहते हैं कि यह भी पता करें कि 25 साल की कोई लड़की या 55 साल के किसी आदमी के मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या कहीं। अनन्या और अभिषेक लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और उनका देख रेख करती थी उनकी मेड सरिता। जब पिछली बार शादी की डेट फाइनल नहीं हो रही थी तो सरिता ने ही कहा था कि वो लोग टॉस कर लें और टॉस में जो डेट निकले उस पर शादी कर लें। खैर बात आई गई होगी थी, लेकिन इस वक्त सरिता बहुत परेशान थी। वो अभिषेक के पापा से बात कर रही थी और कह रही थी कि उन लोगों का कुछ पता नहीं है, ना अभिषेक का ना अनन्या का। अभिषेक के पापा पूछते हैं कि उनके दोस्तों से पता किया, तो उसने कहा कि सबसे बात की है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। और तभी एक दूसरा फ़ोन उनको आता है और वो अभिषेक के पापा को कहती है कि आप फ़ोन रखिए क्योंकि अनन्या की मम्मी का फ़ोन आ रहा है। और फिर अनन्या की मम्मी को भी यही बात कहती है कि दोनों में से किसी का पता नहीं चल रहा है। और तभी कॉल बिल बजता है। कॉल बिल बजता है तो वो कहती है कि आंटी आप फ़ोन रखिए, मैं आपको पता करके बताती हूँ। और अंदर कमरे में कोई बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसको इशारा करती है कि वो अंदर कहीं चले जाए। उसके चले जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलती है
तो सामने कोई नारियल पानी लेके आया है अभिषेक के लिए, वो उसको ले लेती है। सरिता का अभिषेक के पापा और अनन्या की मम्मी को इस तरह से बताना कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा है और घर में किसी का होना और उस बात को छुपाना संदेह पैदा करता है। इधर पुलिस को सोनीपत सेक्टर 7 से एक कपल की मिसिंग कंप्लेंट मिलती है। सब इंस्पेक्टर उस फाइल को लेकर इंस्पेक्टर साहब के पास आते हैं, उनको वो फाइल देते हैं। इस फाइल में जो मिसिंग कंप्लेंट आई उसमें जो यंग लड़की है उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जो लाश पुलिस को मिली थी। मतलब एक सर मिला था और एक धड़ मिला था, जो ये सर जो है वो उस लड़की के चेहरे से मैच करता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जो धड़ मिला था वो तो एक किसी बुजुर्ग आदमी का था और ये कपल यंग है, तो लड़की का चेहरा तो मिला लेकिन ये किसका है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर कहते हैं ऐसी तो कोई अभी तक खबर नहीं मिली है कि इनके साथ कोई बुजुर्ग भी गायब हुआ था। और ये बात पता चली है कि अनन्या और अभिषेक की शादी होने वाली थी और उनकी मिसिंग कंप्लेंट जो है उनकी मेड जो है सरिता उसने करवाई थी। और वो इसलिए करवाई थी क्योंकि ये दो साथ रह रहे थे और अभिषेक के पापा पंजाब में रहते हैं और अनन्या की माँ बंगाल में। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि उस एरिया के पुलिस स्टेशन से जाके संपर्क करके उस मेड को यहाँ लाया जाए पूछताछ के लिए। इधर हम उस चश्मा बेचने वाली लड़की को घर में देखते हैं जो अपना बैग ठीक कर रही है, चश्मा वश्मा ठीक कर रही है और चश्मा बेचने के लिए निकलने वाली है। तभी उसके अब्बू आते हैं और कहते हैं कि बेटा अब ये चश्मा वश्मा बेचना छोड़ दे क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है, निकाह होने वाला है। इस पर लड़की कहती है कि अब्बू अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा, और दूसरी बात मैं अगर शादी कर लूं, निकाह कर लूं तो फिर आपका कौन ख्याल रखेगा। तो मैं वैसे शादी करने वाली नहीं है लेकिन मुझे आज तो जाना ही होगा क्योंकि ये सामान बेचकर मुझे पैसे चुकाने हैं। और इतना कह के वो चली जाती है और उसके अब्बू जो हैं वो बड़े उदास से दिखते हैं। हालांकि वो कहते भी हैं कि उसने अब तक तो अपना फ़र्ज़ निभाया, अब उनकी बारी है फ़र्ज़ निभाने की, तो फ़र्ज़ निभाने दे, उसका निकाह करने दे, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। इधर सरिता को पुलिस स्टेशन बुलाने के बजाय पुलिस की टीम अनन्या और अभिषेक के घर पे पहुंचती है और जैसा उनका अंदाज़ा था सरिता वहां मिलती है। सरिता को इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि अनन्या का सर मिला है लेकिन धड़ नहीं मिला, धड़ मिला है एक बुजुर्ग आदमी। वो सरिता से पूछते हैं कि क्या अनन्या अभिषेक या वो किसी ऐसे बुजुर्ग को जानती है जिनके साथ इनके संबंध रहे हों। सरिता इस बात से इनकार करती है, कहती है कि उसे इस बारे में कोई कुछ पता नहीं है। फिर सरिता पूछती है कि अगर अनन्या मैम का सर मिला है तो फिर अभिषेक सर कहाँ है। पुलिस कहती है कि अभिषेक को वो ढूंढ रही है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। फिर सरिता से पूछते हैं कि वो लोग कहाँ काम करते थे। वो बताती है कि वो लोग किसी IT फर्म में काम करते थे और दोनों एक ही साथ काम किया करते थे। फिर पुलिस पूछती है कि सरिता ने उन दोनों को आखिरी बार कब देखा था। सरिता बताती है कि आखिरी बार 2 दिन पहले देखा था, ऑफिस जाने से पहले। वो नाश्ता तैयार कर रही थी और अनन्या मैम उसे लहंगे दिखा रही थी शादी के लिए। तब तक अभिषेक सर भी आ गए और कहा कि लहंगे तो हैं बहुत अच्छे भाई, और वो चूज़ कर ले कि 21 तारीख को कौन सा पहनेगी, 21 फरवरी को। जिस पे अनन्या कहा कि लहंगा तो वो चूज़ कर लेगी लेकिन 21 को नहीं पहनेगी। तो फिर अभिषेक कहते हैं कि अच्छा तो शादी के दिन क्या जीन्स और टॉप पहनेगी। तो अनन्या कहती है कि हाँ वो पहन लेगी लेकिन भैया 21 तारीख को तो नहीं पहनेगी वो, क्योंकि शादी 21 को नहीं होनी है। इस पर अभिषेक कहते हैं कि भाई बहुत ही टेढ़ी चीज़ है वो, और फिर हंस के कहते हैं कि वो टेढ़ी है लेकिन उससे थोड़ा टेढ़ा वो भी है। तो इसी तरह हंसी मजाक करके वो लोग बाहर निकल गया और शंकर उनको लेकर ऑफिस चला गया। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं ये शंकर कौन है। तो सरिता बताती है कि अभिषेक ने ही एक ऑटो वाले को रखा था जिसका नाम शंकर था, वो उन्हें ऑफिस छोड़ता था और ऑफिस से लेकर भी आता था। इंस्पेक्टर साहब सरिता से पूछते हैं कि वो शंकर कहाँ मिलेगा, जिसके जवाब में वो कहती कि उसे ये तो नहीं मालूम कि कहाँ मिलेगा, लेकिन शंकर का नंबर है जो वो इंस्पेक्टर साहब के साथ शेयर कर देती है। इंस्पेक्टर साहब फिर पूछते हैं उससे कि
अनन्या और अभिषेक की शादी होने वाली थी। क्या उसे पता है कि किस डेट को शादी होने वाली थी? जिसके जवाब में सरिता कहती है कि 2 तारीख थी जो सामने आ रही थी, एक 21 फरवरी और एक 5 दिसंबर, लेकिन दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि किस डेट को शादी करनी है। अभिषेक और अनन्या के घर से बाहर निकलकर पुलिस आपस में बात करती है और कहती है कि ये दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस डेट को शादी करनी है, या दोनों शादी करना ही नहीं चाहते थे। सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि सर, जिस बुज़ुर्ग आदमी का धड़ मिला है और जो बात सामने आई कि दोनों के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांड कर कर अभिषेक ही निकल गया हो? इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि सबसे पहले उस बुज़ुर्ग आदमी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि अनन्या और अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए। हो सकता है वहाँ से इस बुज़ुर्ग के बारे में कुछ पता चले। दूसरी बात, इस ऑटो वाले शंकर और सरिता पर भी निगरानी रखी जाए और उनके बारे में भी सारा कुछ पता किया जाए। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाकर लोगों से पूछताछ करेंगे। हो सकता है वहाँ से भी उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ पता चल पाए। उधर चश्मा बेचने वाली लड़की को वही मनचले लड़के फिर से छेड़ते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। वो पूछती है कि क्या चाहिए उन लोग को, तो सीधा जवाब देते हैं चश्मा। इधर सब इंस्पेक्टर ऑटो ड्राइवर शंकर को फ़ोन करके उसे पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। शंकर पुलिस स्टेशन आते हैं, सब इंस्पेक्टर से बात करते हैं। सब इंस्पेक्टर को बताते हैं कि वही वो शंकर है जो अभिषेक और अनन्या को ऑफिस छोड़ा करते थे और ऑफिस से लेकर आया करते थे। जिस पे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि उस दिन उसने छोड़ा तो था, लेकिन लाते वक्त वो घर नहीं आए थे, तो कहाँ लेकर गया था? ऑटो ड्राइवर शंकर कहता है कि सब इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। सुबह उन दोनों को उसने ऑफिस छोड़ा था और शाम में जब वो उन्हें लेने के लिए गया था, तो अनन्या मैम, अभिषेक भैया के एक दोस्त हैं साहिल, उनके साथ वो ऑफिस से बाहर आई थी और ऑटो में नहीं गई, वो साहिल भैया के साथ कहीं और चली गई। और दूसरे दिन जब शंकर खुद ऑफिस लाने के लिए गया उनको, तो सरिता से पूछता है कि क्या वो लोग रेडी हैं या वो बाहर वेट करें उनका। तो सरिता सकपका के कहती कि रात में तो वो लोग घर पे आए ही नहीं। तब मुझे पता चला, शंकर कहता है, कि वो लोग दोनों ही गायब हो गए। तो सब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि गायब सिर्फ अभिषेक हुए हैं, अनन्या का तो सर मिला है, उसका मर्डर हुआ है, और अनन्या के सर के साथ एक बुजुर्ग आदमी का धड़ मिला है। सब इंस्पेक्टर शंकर से पूछते हैं कि वो उन्हें भैया भाभी कहता था, उन्हें छोड़ने जाता था, उन्हें लेकर आता था, तो क्या उसका कोई संबंध था क्या उन लोग से? शंकर जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा संबंध नहीं था हमारा, हम कोई रिश्तेदार नहीं थे। लेकिन अभिषेक बहुत अच्छे इंसान थे। वो कहता है कि अभिषेक भैया गाये बगाए उनकी मदद कर दिया करते थे, सिर्फ उसकी नहीं, बहुत सारे लोग थे ऐसे जिसका वो सम्मान करते थे, सबसे आदर से बात करते थे। सब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा ही सम्मान वो किसी बुजुर्ग को देता था क्या? जिसके बारे में शंकर कहता है कि नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इधर इंस्पेक्टर साहब अभिषेक और अनन्या के ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस ओनर से बात करते हैं। ऑफिस ओनर बताते हैं कि वो दोनों ही उनके अंडर में काम करते थे और दोनों ही बहुत अच्छे इंसान थे। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि क्या उनके ऑफिस में कोई बुज़ुर्ग है जो उनके साथ ही गायब है? ओनर कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई बुज़ुर्ग नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अनन्या और अभिषेक सिर्फ कलीग नहीं थे, उनकी शादी भी होने वाली थी, तो किसी से उनका अनबन था कभी? इस बात को भी डिनाई करते हैं। फिर इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि क्या उनके आपस में कभी ऐसा हुआ कि आपको देख के पता चला कि उनमें आपस में नहीं बन रही हो? ओनर कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर वो शादी ही क्यों करते। लेकिन एक बात थी कि उस दिन अभिषेक ने हाफ डे लीव मांगी थी। जब उन्होंने पूछा था कि किस वजह से चाहिए, तो उसने रीज़न नहीं बताया था, लेकिन थोड़ा ज़िद किया था कि उन्हें हाफ डे लीव चाहिए। फिर इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि उनका एक दोस्त था साहिल, वो कहाँ है? तब ओनर कहते हैं कि साहिल ने तो जॉब छोड़ दी।
इनफैक्ट जिस दिन वो छोड़ कर गया उस दिन उसका बर्थडे भी था और उन लोगों ने सेलिब्रेट भी किया था, सबने सेलिब्रेट किया था। अनन्या ने केक भी खिलाया, उसे केक लगाया भी था। सबने नोटिस किया था कि अभिषेक को ये बात अच्छी नहीं लगी थी अनन्या की। इनफैक्ट इस बात को लेके अनन्या और अभिषेक में तकरार भी हुआ था। साहिल ने शाम के वक्त उन लोगों को इनवाइट किया था जिसमें अभिषेक ने जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। इधर ऑफिस स्टाफ से ये पता चलता है कि साहिल, अभिषेक और अनन्या तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और ऑफिस वालों को ये लगता था कि अनन्या साहिल से ही शादी करेगी। लेकिन जिस वक्त अभिषेक ने ये बात कही कि वो शादी करेगा तो उनको आश्चर्य भी हुआ था। साहिल ने एक बार अनन्या को बोला भी था कि अभिषेक अच्छा लड़का नहीं है, उसे अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में उसे पछताना पड़ेगा, जिस बात को अभिषेक ने सुन लिया था और उनके बीच हाथापाई भी हुई थी। दरअसल अभिषेक को हाँ बोलने से पहले अनन्या ने साहिल से भी पूछा था कि क्या वो शादी को तैयार है, तो उसने ना कह दिया था। इस वजह से और इसके बाद ही उसने अभिषेक से बात की थी या अभिषेक से शादी करने का इरादा किया था। इसके बाद पुलिस सीधा साहिल के घर पर पहुंचती है और साहिल से पूछती है कि उसने अनन्या को क्यों मारा। तो वो कहता है कि मैंने नहीं मारा। तो पुलिस कहती है कि लास्ट टाइम तुम उसके साथ देखे गए थे। बोला हाँ ये बात सही है, मैं नेक्स्ट वीक बेंगलुरु शिफ्ट हो रहा था, इसलिए मैंने अनन्या और अभिषेक दोनों को इनवाइट किया था। तो फिर पुलिस कहती है कि अनन्या का सर किसी बुज़ुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला है, तुमने उस बुज़ुर्ग आदमी को भी इनवाइट किया था। तो बोलता है नहीं सर, मैंने नहीं इनवाइट किया था उन लोग को, मैं किसी बुज़ुर्ग को इनवाइट नहीं किया था। तो फिर पुलिस कहती कि अभिषेक कहाँ है। तो बोला सर अभिषेक को इनवाइट किया था लेकिन अभिषेक आया नहीं था, और उस दिन इनफैक्ट अनन्या यहाँ आने के बाद उसे फ़ोन भी कर रही थी। तो मैंने उसे कहा था कि तुम क्यों उसे फ़ोन करी, अगर वो नहीं आना चाहता तो ना आए। और वैसे भी वो इस बात से खफा है कि तुम मुझे पहले चाहती थी और अब तुम उससे शादी करने वाली हो, तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि अगर उसके अंदर ये नफ़रत भर गई है तो पता नहीं आगे वो क्या करेगा। पुलिस को साहिल के घर से छानबीन करने पे कुछ भी नहीं मिलता। सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है सर और कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते, इसकी हर गतिविधि पे नज़र रखनी पड़ेगी। सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि सर अगर अनन्या का संबंध साहिल से भी था, अभिषेक से भी था, तो हो सकता है उसका संबंध उस बुजुर्ग आदमी से भी हो जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता हो। साहिल के घर के बाहर पुलिस अपने टीम के साथ बात कर रही थी, तभी इंस्पेक्टर साहब को एक फ़ोन आता है और वो लोग वहाँ से निकलकर उस स्पॉट पे पहुँचते हैं जहाँ एक और लाश ऐसी मिली थी जिसका सर बुजुर्ग का था, किसी मेल बुजुर्ग का था, और जो धड़ था वो किसी फीमेल का था। कांस्टेबल ने यह भी बताया कि जिस बुजुर्ग आदमी का सर मिला था वो उनसे 10-12 दिन पहले मिला था और काफ़ी घबराया हुआ था। उसने बताया था कि उसके साथ लूटपाट हुई है, किसी ने चाकू दिखाकर उनसे पर्स, चेन वगैरह छीन लिया था, लेकिन वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका पर्स चला गया या उनके चेन छिन गया। वो चिंतित थे इस बात से और उनसे कह रहे थे कि जो चश्मा था वो उसे ढूंढ के दिलवा दें। चूँकि वो बुज़ुर्ग काफ़ी घबराए हुए थे, इसलिए कांस्टेबल ने उन्हें उनके घर तक छोड़ा था और उनके बेटे से कहा था कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो आप इनको घर पे रखिए, और बेटे से कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाइए। लेकिन उनका बेटा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए नहीं आया था। इंस्पेक्टर साहब उस कांस्टेबल को डांटते हुए कहते हैं कि अगर वो रिपोर्ट लिखाने के लिए नहीं आया था तो आप अपनी तरफ से नहीं जा सकते थे। इस पे कांस्टेबल ने कहा कि सर वो उस वक्त किसी और केस में भी बिजी था और वो फिर दिमाग से उतर गया उसके। लेकिन उसने उस बुज़ुर्ग आदमी का नाम और पता लिया था। उसका नाम विजेंद्र था, जो गणेश नगर में ही रहता था। सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि गणेश नगर तो अपने ही इलाके में आता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि सारा कुछ देखो तो उस आदमी का कंसर्न बस इतना था कि चश्मा चाहिए, और चश्मा स्पॉट से मिला, जो पहले लाश मिली थी वहाँ भी और यहाँ भी। तभी सब इंस्पेक्टर को एक फ़ोन आता है और सब इंस्पेक्टर बताते हैं इंस्पेक्टर साहब को कि अभिषेक और अनन्या के पेरेंट्स भी सोनीपत आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो उनसे जाकर बात करें और पता लगाए कि किसी बुज़ुर्ग को क्या वो जानते हैं। कांस्टेबल के साथ वो विजेंद्र के घर जाकर और भी कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं और एक फ्रेश तस्वीर विजेंद्र की, उस बुज़ुर्ग की, उसको भेजेंगे। इंस्पेक्टर साहब कांस्टेबल के साथ विजेंद्र जी के घर पे पहुंचते हैं। उनका बेटा दरवाज़ा खोलता है और उससे पूछते हैं
कि विजेंद्र जी कहाँ हैं। तो वो कहता है कि वो तो हरिद्वार गए हैं। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं वो हरिद्वार नहीं गए, उनका मर्डर हो गया है और मर्डर हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। वो क्या छुपा रहा है बताएं। तो उनका बेटा बोलता है कि सर हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, पिताजी 5 दिन पहले ही हरिद्वार का बोल के निकले थे। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि कांस्टेबल को वो मिले थे कुछ दिन पहले और उनका पर्स और चेन छिन गया था और कांस्टेबल ने यहाँ छोड़ा था ना पिताजी को, और इन्होंने कहा था कि तुमको कि तुम आकर रिपोर्ट लिखवाओ, तो तुम रिपोर्ट लिखवाने क्यों नहीं गए थे। तो उसने कहा कि मैं जाने वाला था लेकिन पिताजी ने ही मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब जो हो गया सो हो गया, अब क्या फ़ायदा रिपोर्ट लिखवा के। तो कांस्टेबल कहता है कि भाई लेकिन उनके पर्स और चेन से तो ज़्यादा चिंता उनको चश्मे की थी और इसीलिए वो हमसे बार बार कह रहे थे कि वो चश्मा हमको दिलवा दो, और आप कह रहे हो कि आपके पिताजी ने रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया। तो बोले हाँ। तो कांस्टेबल ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने तो खुद ही कहा था कि उनकी वाइफ ने वो चश्मा गिफ्ट किया था तो चश्मा ढूंढ के दिलवा दे। तो विजेंद्र जी का बेटा कहता है कि सर ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरी माँ को मरे तो 10 साल से ऊपर हो गया है। हाँ लेकिन कुछ दिनों से मैं ये देख रहा था कि पिताजी जब भी बाहर जाते थे तो एक काले रंग का चश्मा लगाकर बाहर जाते थे। इंस्पेक्टर साहब विजेंद्र के बेटे से कहते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो 2 लाशों के साथ मिली है। एक जो अभी मिली है उसमें उनका सर मिला है जो एक लड़की के धड़ से जुड़ा हुआ था, और इससे पहले जो लाश मिली थी उसमें उनका धड़ था जो एक लड़की के सर से मिला हुआ था। इंस्पेक्टर विजेंद्र के बेटे को उस लड़की की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि इसका नाम अनन्या है, क्या उसने कभी इस लड़की को पहले देखा है। विजेंद्र का बेटा कहता है कि नहीं उसने कभी नहीं देखा। इधर सब इंस्पेक्टर अभिषेक के फादर, अनन्या की माँ और जो मेड सरिता है उसको विजेंद्र की तस्वीर दिखाते हैं। अभिषेक के पापा कहते हैं कि नहीं वो नहीं जानते और वैसे भी वो तो यहाँ रहते नहीं है। अनन्या की माँ भी नाम में सर हिलाती है। मेड सरिता कहती है कि नहीं वो भी नहीं जानती और कभी इनका नाम जो विजेंद्र आप बता रहे हैं भैया और भाभी की बातचीत में यानी अनन्या और अभिषेक की बातचीत में भी नहीं सुना था उसने। सब इंस्पेक्टर अनन्या की मम्मी और अभिषेक के पापा से अलग अलग बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो दोनों जो शादी की डेट थी 2 डेट थी उस पर क्यों शादी नहीं करना चाहते थे। क्या उनके बीच कुछ अनबन था या कोई और बात थी। अनन्या की मम्मी कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उनके बीच कोई अनबन नहीं था और वो बहुत चाहते थे एक दूसरे को। अनन्या इसलिए 21 फरवरी को शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था और वो अपना जन्मदिन हर बार बड़े धूमधाम से अलग तरीके से मनाती थी। और अभिषेक के पापा ये बताते हैं कि अभिषेक इसलिए शादी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि शादी के लिए दिसंबर में जो टाइम था वो बहुत कम था और वो एक घर खरीदना चाह रहा था जिसमें वो भी उसकी मदद कर रहे थे। वो चाहता था कि एक नया घर हो और शादी के बाद वो दोनों एक साथ उसी घर में शिफ्ट करें और कोई वजह नहीं थी। जब सब इंस्पेक्टर साहब अनन्या की मम्मी से और अभिषेक के पापा से बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्या वजह हो सकती है, उस वक्त उन दोनों की जो मेड थी सरिता वो किसी को फ़ोन करके कहती है कि अभी पुलिस आई हुई है और बहुत सतर्क है, वो यहाँ ना आए। वो किसी से कह रही थी कि वो यहाँ ना आए अदरवाइज वो भी फंसेगा और ये भी फंस जाएगी। ये बातें सब इंस्पेक्टर सुन नहीं पाते। इधर चश्मा बेचने वाली इस लड़की को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। चेहरा किसी का नहीं दिखता, समझ में नहीं आता कौन है, लेकिन उसे एक वैन में उठाकर वो लोग ले जाते हैं। इधर हवलदार इंस्पेक्टर साहब को कहता है कि उसको विजेंद्र के बेटे पे भी शक हो रहा है क्योंकि एक तो वो पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए नहीं आया था जैसा कि उसको कहा था, और दूसरा वो कह रहा है कि उसके पापा अचानक से हरिद्वार चले गए थे। इंस्पेक्टर साहब उसे झाड़ते हुए कहते हैं कि गलती और लापरवाही तो उससे भी हुई है, वो नहीं आया था तो ये नहीं गए पता करने के लिए। तो फिर हवलदार ने कहा कि उनसे पूछा था कि वो जिसने उनको लूटा था उसका चेहरा कैसा था देखने में, तो उन्होंने कहा कि वो उसने गमछा लगा रखा था उसके चेहरे पे लेकिन उसकी आंखें भूरी थी। तो इंस्पेक्टर साहब कहते कि जाओ और उस भूरे आंख वाले
व्यक्ति को ढूंढो, शायद वहां से कोई लीड मिले। पुलिस को अनन्या और अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड में विजेंद्र जी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इधर ये पता चलता है कि अभिषेक ने मुरुथल से लास्ट टाइम कॉल किया था अनन्या को, और अनन्या का फ़ोन मुरुथल तक ट्रैवल हुआ था और फिर दोनों का फ़ोन वहीं बंद हो गया। यानी लाश मिली थी ग्वाना में और दोनों का फ़ोन बंद हुआ था मुरुथल में। तो पुलिस अब इसके पीछे लग जाती है कि हो ना हो इसी दो जगहों के बीच में दोनों की लाशें मिल जाएं, या जो भी बॉडी पार्ट्स हैं मिल जाएं, या अभिषेक का पता चल जाए। पुलिस अभिषेक के बैंक स्टेटमेंट को भी देखना चाह रही थी, क्योंकि वो घर खरीदना चाहता था। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट की वजह से भी ये सारा कुछ हुआ हो। इधर चश्मे का भी रहस्य नहीं सुलझ रहा था। चश्मा किसी ब्रांडेड कंपनी का नहीं था, इसलिए पुलिस इस पे भी लग जाती है कि विजेंद्र के बेटे और बहू से मिलकर ये पता किया जाए कि ऐसा चश्मा और कहाँ मिलता है। इधर चश्मा बेचने वाली लड़की को जो गुंडे उठा कर लेके गए थे, वो उससे हाथापाई करते हैं और वो कहती है कि उसे छोड़ दे वरना वो पुलिस को बता देगी। इस बात पर वो सारे गुंडे बोलते हैं कि वो पुलिस तक ना जाए, इसलिए तो उसे उठाकर यहाँ पर लाए हैं। इधर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये केस सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। विजेंद्र जी का धड़ और सर ब्लड सैंपल से मैच कर जाता है, लेकिन अनन्या का सर और दूसरी लाश का धड़, जिसमें एक लड़की की लाश थी, वो मैच नहीं करता, उसका ब्लड सैंपल मैच नहीं करता। यानी कि 3 मर्डर हुए, एक अनन्या का, एक विजेंद्र जी का और एक किसी और लड़की का जिसका सर अभी तक नहीं मिला। पुलिस समझ नहीं पाती कि ये लव अफेयर है या रंजिश की वजह से हुआ है या किसी सीरियल किलर का काम है। केस और उलझ जाता है। इस बीच पुलिस के पास अभिषेक का बैंक स्टेटमेंट भी आता है। बैंक स्टेटमेंट से ये बात पता चलती है कि जिस दिन उसका फ़ोन बंद हुआ था, उसका और अनन्या का, उसके दूसरे दिन उसके बैंक अकाउंट से 40,000 रुपये निकाले गए थे, और ये 40,000 सोनीपत के सेक्टर 11 से निकाले गए थे एटीएम से। पुलिस उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को देखने के पीछे लग जाती है। इधर चश्मा बेचने वाली लड़की को वो गुंडे धमकी देते हैं और कहते हैं कि वो उसे जाने दे सकते हैं, बशर्ते वो जैसा कहें वैसा उसे करना होगा। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। एटीएम से अभिषेक ने पैसे नहीं विड्रॉ किए थे, पैसे विड्रॉ किए थे शंकर ने, जो उनका ऑटो चलाता था। पुलिस जब शंकर से पूछती है कि अभिषेक कहाँ है, तो कहता है कि उसे ये तो नहीं मालूम कि अभिषेक कहाँ है, लेकिन ये बात सच है कि एटीएम से उसने पैसे विड्रॉ किए थे। दरअसल अभिषेक ने ही उसे एटीएम कार्ड दिया था। उसे 30,000 रुपये की ज़रूरत थी और एटीएम कार्ड देकर अभिषेक ने ये कहा था कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल ले और 10,000 उसे दे दे। उसके बाद वो गायब हो गया और वो 10,000 रुपये लेके वो घूम रहा है अब तक कि जब वो मिले तो उन्हें देगा। वो ये भी बताता है कि ये एटीएम कार्ड उसे अभिषेक ने 2 दिन पहले ही दिया था। इधर ये बात जब पुलिस अभिषेक के पिताजी को बताती है तो वो कहते हैं कि बेटी तो चली गई, अनन्या तो चली गई, कम से कम अभिषेक का ही पता चल जाए तो बेहतर हो। उनकी मेड संगीता, वो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और कहती है कि शंकर को अभिषेक भैया क्यों एटीएम कार्ड देंगे सर, कुछ तो गड़बड़ है। इधर 2 जवान लड़कियों के साथ जोड़े जाने के कारण विजेंद्र का बेटा और उनकी बहू इस बात से परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि पिताजी जब तक जिंदा थे तब तक बदनामी होती ही थी, मरने के बाद भी उनकी बदनामी हमारा पीछा नहीं छोड़ी और ये पुलिस जो है वो उन्हें चैन से रहने नहीं देगी। विजेंद्र की बहू विजेंद्र के बेटे से कहती है कि जब पिताजी बोल के निकले थे कि हरिद्वार जा रहे हैं लेकिन उसके बाद गायब हो गए थे, तभी उसने कहा था कि पुलिस को खबर करो, और तब उसने पुलिस को खबर नहीं करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब नतीजा ये है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी और छोड़ेगी नहीं। पुलिस को अभिषेक का अपना एटीएम कार्ड अपने ऑटो ड्राइवर शंकर को देना उतना ही अटपटा लग रहा था जितना अटपटा ये केस लग रहा था।
कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभिषेक ने ही सारी प्लानिंग की थी और उसने शंकर को इसमें शामिल कर लिया था? इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि शंकर को छोड़ दे, लेकिन उस पर पूरी तरह से नज़र रखी, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, हो सकता है वो अभिषेक तक पहुँच पाए। सब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि एक बात और पता चली है कि अभिषेक का एटीएम कार्ड कई वाइन शॉप या ऐसी जगह पे स्वाइप किया गया है जहां शराब मिलती हो। ये हरियाणा के आसपास का इलाका है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि उन सारी जगहों पे जाए और वहां पता लगाए, हो सकता है वहां लोगों से पूछताछ पे कोई लीड मिले या अभिषेक के बारे में कुछ पता चले। लेकिन मेड संगीता का शंकर पे भी शक करना पुलिस को कुछ इंगित कर रहा था। पुलिस अनन्या के बैंक स्टेटमेंट को भी चेक करती है। इधर साहिल के बैंगलोर जाने का प्रोग्राम भी ठप पड़ गया था, क्योंकि पुलिस ने सख्त हिदायत दी थी कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। साहिल के बॉस केतन, जहां पर अभिषेक और अनन्या भी काम करते थे, उनसे भी बातचीत होती है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा बैंगलोर का प्रोग्राम ख़राब हो जाता है या नौकरी हाथ से चली जाती है तो तुम चिंता नहीं करना, तुम वापस यहीं आके नौकरी करना। इस बात से साहिल थोड़ा सा निश्चिंत होता है। इस बीच पुलिस के हाथ दो लीड लगते हैं। एक तो ये कि विजेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में से एक नंबर मिलता है एक मैच मेकर का, जिसका नाम है गुलशन सोडी। वो लगातार उसे फ़ोन किया करते थे। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हो सकता है कि इस गुलशन सोडी का कनेक्शन अनन्या और उस तीसरी लड़की की लाश के साथ हो। दूसरा लीड ये होता है कि चश्मे के बारे में पता करता हुआ हवलदार ये बताता है कि वो एक आरसी नाम की कंपनी है जो ये चश्मा बनाती थी और जिसकी एक सेल्स गर्ल है शमी नाम की। लेकिन ये शमी भी पिछले कुछ दिनों से गायब है और फ़ोन उसका अभी जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस अब इन दो लीड्स पे काम करना शुरू करती है। शमी के अब्बा उल्टा पुलिस वाले से गुहार लगाते हैं कि वो उन्हें ढूंढ दे, क्योंकि एक सप्ताह बाद ही उसका निकाह है। इधर गुलशन सोदी पुलिस को बताते हैं कि विजेंद्र 3 महीना पहले उनसे मिले थे और वो शादी करना चाहते थे। पुलिस को ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस उम्र में शादी करना चाहते थे। फिर पुलिस पूछती है कि क्या उन्होंने किसी भी लड़की के साथ उनका रिश्ता करवाया था? तो गुलशन सोदी जी कहते हैं कि उनके उम्र की कई औरतों को दिखाया था, उनकी तस्वीरें दिखाई थी, पर उनका ये कहना था कि वो वैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसने अब तक शादी की ही नहीं है। गुलशन सोदी फिर पुलिस को कहते हैं कि उन्होंने फिर विजेंद्र जी को बोला कि जब भी इस तरह का कोई रिश्ता आएगा तो वो उनको बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब फिर सोदी को बताते हैं कि विजेंद्र जी की लाश मिली है 2 जवान लड़कियों के साथ। ये बात सुनकर सोदी साहब को बहुत झटका लगता है। फिर इंस्पेक्टर साहब उसे अनन्या की तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं क्या वो इसे जानते हैं। गुलशन साहब बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं जानते उसे। तो किसी और लड़की के साथ क्या विजेंद्र जी की शादी ठीक करवाई थी? उससे भी इनकार करते हैं सोदी साहब। फिर इंस्पेक्टर साहब शमी की तस्वीर दिखाते हैं कि ये लड़की भी शादी करना चाहती थी, तो क्या इसको वो जानते हैं? इस बात से भी गुलशन सोदी इनकार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब मैच मेकर गुलशन सोदी से पूछते हैं कि क्या इस बात का विजेंद्र के परिवार को मालूम था कि वो शादी करना चाहते हैं? तो गुलशन जी कहते हैं कि ये वो कह नहीं सकते, क्योंकि वो जब भी मिलते थे अकेले ही आते थे मिलने के लिए। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब विजेंद्र के बेटे से मिलते हैं और विजेंद्र का बेटा कहता है कि पापा शादी क्यों करेंगे इस उम्र में, वो मम्मी को बहुत चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा शक होता है और वो जानना चाहते हैं कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है। लेकिन विजेंद्र का बेटा कुछ बोलता नहीं है और कहता है हम क्यों छुपाएंगे किसी बात को। ये सब किसी न किसी की चाल है जो उसके पापा को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। विजेंद्र जी का धड़ और सर मिलने के बाद उनकी कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जो सब इंस्पेक्टर लेके इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। सब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि विजेंद्र जी को मारने से पहले नशे की दवा दी गई थी। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मतलब नशे की दवा देने के बाद उनका गला काटा गया था? तो सब इंस्पेक्टर कहते हैं नहीं, ये बात नहीं है सर, पहले नशे की दवा दी गई, वो बेहोश हुए, उसके बाद उनका गला घोटा गया,
गला घोंटने के बाद उनका सर काटा गया था। और अगर विजेंद्र जी सही में शादी करना चाहते थे तो ये भी तो हो सकता है कि उनके बेटे और बहू को ये बात गवारा ना हो और इस वजह से ही ये सारा कुछ मामला हुआ हो मारने का। क्योंकि हो सकता है कि शादी के बाद उन्हें लगता हो कि जो विजेंद्र जी की पत्नी होगी फिर प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा होगा। ये भी एक एंगल हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस किस तरह का है, रंजिश है, प्रॉपर्टी के लिए है, प्यार है या क्या है। पुलिस जब अनन्या का बैंक स्टेटमेंट चेक कर रही थी तो पता चला कि उसके मर्डर से 10 दिन पहले किसी सगमा एंटरप्राइजेस को 22,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को कहते हैं कि ये भी पता करो कि ये किस सिलसिले में हुआ था। तभी हवलदार आके ये बताता है कि जिस वाइन शॉप या बार में अभिषेक जाता था वहाँ के एक शॉप से सीसीटीवी फुटेज मिला है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ 4 लोग थे, जिसमें एक शंकर, एक अभिषेक, एक और लड़का जिसका चेहरा दिख रहा है और एक जो है वो कैमरे की तरफ पीट करके बैठा है। ये 4 लोग दिखते हैं। तो फिर शंकर को उठाया जाता है ताकि उससे पता चल सके कि ये चौथा आदमी कौन था। शंकर से पूछताछ करने पे कुछ भी हाथ नहीं लगता पुलिस के, क्योंकि शंकर कहता है कि वो वहाँ था ज़रूर लेकिन वो सिगरेट देने के लिए गया था अभिषेक को, और फिर अभिषेक ने जिद किया था कि वो उनके साथ ही बैठ जाए। पुलिस कहती है कि क्या वो स्केच बना सकता है उस चौथे व्यक्ति का जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है। शंकर कहता है कि उसने पहली और आखिरी बार उसको देखा था तो अभी तो कुछ याद नहीं है। को लगता है कि शंकर झूठ बोल रहा है, उसकी कुटाई भी करते हैं, लेकिन शंकर सच कह रहा था और उसे याद नहीं आता। इधर सब इंस्पेक्टर बताते हैं कि जिस सगमा एंटरप्राइजेस की वो बात कर रहे थे जहाँ पर अनन्या ने 22,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे उसके मर्डर से 10 दिन पहले, वो कंपनी जो है सीसीटीवी कैमरा लगाती है। लेकिन अनन्या ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया था, उसने हिडन कैमराज लगवाए थे। हो सकता है कि अनन्या को अभिषेक पे शक हो कि उसके एब्सेंस में वो किसी दूसरी लड़की को घर पे लेके आता हो, इसलिए उसने हिडन कैमरा लगवाए थे। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि बेहतर है कि वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज देखा जाए, हो सकता है वहाँ से कोई क्ल्यू मिल जाए हमें। वो कहते हैं कि जिसने हिडन कैमराज लगाया था उस व्यक्ति को अनन्या के घर पे बुला लो। अभिषेक के घर पे रुके उसके माता पिता कहते हैं कि उन्हें पंजाब जाना ज़रूरी है और वो रिक्वेस्ट करते हैं अनन्या की मम्मी से कि वो भी साथ चलें। अनन्या की मम्मी कहती है कि वो अभिषेक के बिना पंजाब जा सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी बेटी के शरीर का दूसरा हिस्सा नहीं मिलता वो कहीं नहीं जाएगी। तभी पुलिस सर्च वारंट लेकर घर पे आती है और कहती है कि उन्हें तलाशी लेनी है घर की। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने कैमराज लगाए थे उसे एक भी कैमरा नहीं मिलता। और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि उसके फुटेज कहीं ना कहीं होंगे किसी मोबाइल में या लैपटॉप पे। सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि एक लैपटॉप ऊपर वाली कमरे में दिखा है, उसे वो चेक करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई फुटेज नहीं मिलता उन्हें। जब पुलिस मेड संगीता से इसके संबंध में पूछती है तो वो कहती कि मुझे जब यही नहीं पता कि किसने लगवाया था तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि किसने निकलवाया है। सब इंस्पेक्टर साहब मेड से पूछते हैं कि वो अभिषेक के पास अनन्या के आने से पहले से काम कर रही है, तो क्या अभिषेक उससे पहले किसी दूसरी लड़की को लेकर घर पे आता था। मेड कहती कि सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसे अभिषेक भैया नहीं है, वो बहुत ही शरीफ है, अच्छे इंसान है। शंकर और संगीता से पूछताछ पे तो पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोनों ही ऐसा लग रहा था कि अभिषेक की वफादारी कर रहे हैं। लेकिन कांस्टेबल आके एक खबर देता है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसमें जो तीसरा बंदा था जिसका चेहरा दिख रहा था उसका मोबाइल नंबर शमी, जो लड़की चश्मा बेचती थी, उसके कॉल रिकॉर्ड में मिला है और उसका नाम सत्यम है, जिसका एड्रेस उसने निकलवा लिया है। पुलिस को एक उम्मीद जगती है, उसे लगता है कि सत्यम के मिलने के बाद हो सकता है वो जो लड़का सीसीटीवी फुटेज में बैठा था जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था उसके और अभिषेक के बारे में कुछ पता चल पाए। पुलिस जब सत्यम के घर पे पहुंचती है तो उसका घर बाहर से बंद मिलता है। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि सत्यम ने सुसाइड कर लिया है। उसके बदन पे चोटों के निशान थे और दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता कि इसने सुसाइड क्यों किया, और सुसाइड किया तो बाहर से दरवाज़ा कैसे बंद था। तभी सत्यम का पड़ोसी राजू आता है और वो उससे पुलिस पूछताछ करती है। तो राजू कहता है कि सत्यम यहाँ अकेले रहता था,
सत्यम की एक माँ है जो यूपी में रहती है। जब पुलिस उससे पूछती है कि सत्यम काम क्या करता था, तो राजू कहता है कि वो नौकरी की तलाश में था लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं रही थी। फिर पुलिस शमी की तस्वीर दिखाती है जो चश्मा बेचती थी और पूछती है कि क्या इसको देखा है उन्होंने कभी या जानता है। तो राजू कहता है कि जानता तो नहीं है लेकिन हाँ, इस लड़की को यहाँ कई बार आते जाते देखा है। फिर पुलिस अभिषेक और एक दूसरा लड़का जो सीसीटीवी फुटेज में था जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था उसकी तस्वीर दिखाती है, इनको देखा है कभी यहाँ। तो राजू कहता है नहीं, इन लोगों को नहीं देखा है उसने। पुलिस इसके बाद फिर से इस घटना पर और घटनाक्रम पर विचार करना शुरू करती है। सत्यम ने जिस रस्सी से फांसी लगाई थी वो बड़ा अजीब तरीके का था। पुलिस के लिए भी एक सवाल था कि इस तरह की रस्सी क्यों इस्तेमाल की गई। दूसरा, सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि शमीम जो है वो सत्यम को जानती थी और सत्यम अभिषेक को जानता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक और शमीम का कोई रिलेशन हो जिसकी वजह से अनन्या ने हिडन कैमरास लगवाए थे अपने घर में और शमीम और अभिषेक एक साथ गायब हैं। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ये कैसे कंफर्म होगा कि शमीम और अभिषेक एक साथ गायब हुए हैं या दोनों अलग अलग गायब हुए हैं। ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा कि सत्यम की मौत का क्या राज है, उसने क्यों सुसाइड किया। इन सारे सवालों का कोई भी जवाब पुलिस के पास इस वक्त नहीं था। इंस्पेक्टर साहब सब इंस्पेक्टर को कहते हैं कि अभिषेक के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं सबके फुटेज चेक किए जाएं और दूसरा कि शमीम के अब्बू से अभिषेक और सत्यम के बारे में पूछा जाए। सत्यम और अभिषेक के बारे में शमीम के अब्बू से कुछ भी नहीं पता चलता। उन्होंने कभी उन दोनों को नहीं देखा था। वो कहते हैं कि उनकी बेटी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। उसकी तो एक सप्ताह बाद शादी होने वाली थी। परेशान उसके अब्बू कहते हैं कि उसे ढूंढ दें, पता नहीं वो किस स्थिति में होगी, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पुलिस के लिए ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। अलग अलग तरीके से मिली हुई लाशें, किसी का सिर तो किसी का धड़, किसी का धड़ तो किसी का सर, हर लाशों पे चश्मा लगा होना और इधर सत्यम के गले में जो रस्सी थी वो, ये पुलिस का ध्यान हमेशा खींच रही थी। लेकिन कोई भी सोल्यूशन मिलने की जगह केस और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था और शायद इतना भी कम था कि एक और चीज सामने आती है। पुलिस को वैसी एक दूसरी लाश मिलती है। अब तक तो पुलिस को तलाश थी अनन्या के धड़ की और एक लड़की के सर की, लेकिन अभी जो लाश मिली वो एक लड़की का सर था और एक नवयुवक का धड़ था। देखते ही देखते 4 मर्डर हो चुके थे। पुलिस को इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत जरूरी था, वरना ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाता। सब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अनन्या के अलावा लड़की का सर तो मिला है। हो सकता है ये सर उसी लड़की के धड़ का हो जो हमें पिछली बार मिला था, उससे उसकी पहचान हो जाएगी। अभिषेक के घर के रास्ते पे जा रहे सारे सीसीटीवी फुटेज को देखकर हवलदार ये बताते हैं कि सर कोई शमीम या कोई और लड़की तो उस रास्ते से जाते हुए नहीं दिखी है, लेकिन एक लड़का दिखा जो सस्पिशियस लग रहा है, जो बार बार उधर घूमता हुआ दिख रहा है। अभिषेक और अनन्या के गायब होने से पहले ये लड़का रोजाना अभिषेक के घर की तरफ जाया करता था और वापस वो 2-4 घंटे बाद ही आता था। उस लड़के का चेहरा सीसीटीवी कैमरा में साफ नजर आता है। इंस्पेक्टर साहब हवलदार को कहते हैं कि उस लड़के के बारे में पता करे और सब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि सत्यम के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाले, उसे देखे और ये पता करे कि इस चेहरे का या इससे मिलता जुलता कोई और चेहरा और उसका नंबर है क्या उसके मोबाइल में। हवलदार उस लड़के की तस्वीर लेकर अभिषेक के घर के पास पहुंचते हैं और वहां पड़ोस में रहने वाली एक महिला से बात करते हुए ये पता चलता है कि उन्होंने कई बार इस लड़के को अभिषेक के घर पे जाते हुए देखा था और जब वो बाहर आ रहा था तो दरवाजा जो था वो अभिषेक की मेड ने बंद किया था। पुलिस संगीता को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करती है। संगीता कहती है कि अभिषेक के गायब होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि क्या इसी वजह से उसने हिडन कैमरास निकलवा दिए थे, तो कहती है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो घर पे आता था लड़का, वो उसका बॉयफ्रेंड था खेमचंद, जो किसी बिल्डिंग में गार्ड का काम करता है। और चूँकि अभिषेक मैम और अनन्या मैम दिन में चले जाते थे और ये नाइट ड्यूटी करता था, इसलिए वो दिन में मिलने के लिए सिर्फ चला आता था। पुलिस खेमचंद को भी उठाती है और उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन वो भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है सर, उसमें
कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मर्डर में, वो तो सिर्फ मिलने के लिए आया करता था। सत्यम के कॉल रिकॉर्ड में खेमचंद का डिटेल्स तो नहीं मिलता, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि सोनीपत के 2 लोकल गुंडे तंजील और शादाब, इनके नंबर उसमें थे और इनसे बातचीत होती थी। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अगर तंजील और शादाब के साथ सत्यम का संपर्क था और ये लोकल गुंडे थे, तो फिर उसकी लाश उसके घर में मिलने का क्या कारण हो सकता है। अब तक की प्राप्त जानकारी के आधार पर सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि सत्यम जो था वो नौकरी नहीं मिलने के कारण परेशान था, तो हो सकता है कि पैसों की तंगी की वजह से उसने सुसाइड किया हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि सत्यम के बॉडी पे चोट के निशान थे, तो सुसाइड करने से पहले चोट के निशान का होना कुछ और ही कहता है। पुलिस को लगता है कि जो सीसीटीवी फुटेज में अभिषेक के साथ वो बंदा दिखा था जिसका चेहरा नहीं दिखा था, हो न हो इन दोनों में से ही कोई एक है। पुलिस उन दोनों को उठाने के लिए निकल पड़ती है। रात के अंधेरे में जब उनके घर तक पहुंचती है, नॉक करती है, तो उस पुलिस को देखती वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। बट आश्चर्य की बात ये होती है कि वो दोनों तो पकड़े ही जाते हैं, साथ में वो लड़की मिलती है शमी, जो चश्मा बेचा करती थी। इन दोनों गुंडों ने उसे किडनैप करके अपने पास रखा हुआ था। तंजील और शादाब के बयान से भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि उनका कहना था कि शमी को उसने इसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो सत्यम से प्यार करती थी और वो चाहता था कि उसका निकाह उसके साथ हो, क्योंकि वो प्यार करता था उससे। इंस्पेक्टर साहब जब पूछते हैं कि ये सारा काम क्या उसने शमी के अब्बू के कहने पे किया, तो उसने कहा नहीं, उसने खुद से किया था और सत्यम को इसी वजह से उसने पीटा था या फोन पे धमकी दी थी। पुलिस का शमी के साथ बात करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी पता चल पाता उस चश्मे का रहस्य। लेकिन तंजील और शादाब की हैवानियत की वजह से वो स्थिति में नहीं थी कि उससे बात की जा सके। लेकिन अब जो तथ्य पुलिस के सामने आया वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की नई दिशा तय करने वाला था। जो दूसरी लड़की का सर मिला था उसको मैच मेकर गुलशन सोदी के पड़ोसी ने पहचान लिया था और उसने बताया कि उसने कई बार इस लड़की को गुलशन के यहाँ आते जाते देखा था। उधर विजेंद्र के बेटे नमन को भी कई बार गुलशन सोदी के यहाँ देखा गया था। पुलिस गुलशन सोदी को उठाकर लेकर आती है और उससे पूछती है कि विजेंद्र की लाश के साथ जिस लड़की की लाश मिली थी वो कौन थी। विजेंद्र कहता है कि वो उसकी भतीजी स्वीटी थी। दरअसल उसने जब देखा कि विजेंद्र काफी लालायित है शादी करने को एक जवान अनमैरिड लड़की के साथ, तो उसने एक प्लान तैयार किया। उसने देखा कि विजेंद्र के पास काफी जमीन जायदाद है। प्लान उसने ये किया कि उसने अपनी भतीजी स्वीटी को हरियाणा से बुलाया और उसको राजी किया विजेंद्र के साथ शादी करने की। विजेंद्र बहुत समय तक जिंदा रहने वाला नहीं था और प्लान के तहत ये था कि जैसे ही वो गुजर जाएगा तो सारी धन दौलत उसकी हो जाएगी। समय के साथ विजेंद्र स्वीटी को पसंद करने लगा। स्वीटी उसे लेकर बाहर भी घुमाने ले जाती थी। एक दिन विजेंद्र स्वीटी को लेकर एक पार्टी में गया, लेकिन उस पार्टी के बाद से स्वीटी वापस नहीं आई। गुलशन सोदी ने बताया कि वो पुलिस के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर वो पुलिस के पास जाता तो वो खुद फंस जाता इस केस में। जब पुलिस गुलशन से ये पूछती है कि विजेंद्र का बेटा भी आता था उससे मिलने के लिए, तो गुलशन ने बताया कि वो पुलिस के आने के बाद ही आया था मिलने। उसने पूछा था कि वो क्यों एक लड़की के साथ उसके पापा को बदनाम कर रहा है, तो गुलशन ने डिनाई कर दिया था, उसने मना कर दिया था कि मैं किसी लड़की वड़की को नहीं जानता। दरअसल गुलशन कहता है कि उसने झूठ बोला था, क्योंकि अगर वो सही बात उसको बता देता तो वो फिर पुलिस के पास यानी आप लोग तक पहुंच के वो बात खुल जाती। इंस्पेक्टर साहब जब विजेंद्र के बेटे से मिलते हैं तो वो भी वही बात कहता है कि वो गुलशन के पास तब गया था जब पुलिस उसके पास आई थी। वो भी यही जानना चाहता था कि वो लड़की कौन है जिसको लेके उसके पिता को बदनाम किया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब शक जाहिर करते हैं, क्या इसी वजह से उसने दोनों को मार दिया? बोला नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पापा उस लड़की के साथ किसी पार्टी में जाने वाले थे, इस बात की जानकारी थी तुम्हें?
वो कहता है मुझे तो बस इतना ही बता के निकले थे कि वो हरिद्वार जा रहे हैं। चश्मा बेचने वाली लड़की शामी से ही अब कुछ पता चल सकता था। कांस्टेबल ने फोन करके इंस्पेक्टर साहब को बताया कि शामी होश में आ गई है और उससे बात की जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब शामी से मिलते हैं। शामी कहती है कि उसने अपने बब्बू को कभी नहीं बताया था कि वो सत्यम से प्यार करती है और तंजील और शादाब उसके साथ ऐसा करेंगे, इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। शामीम ने इंस्पेक्टर साहब को यह भी बताया कि उसे लगता है कि सत्यम की मौत के पीछे वो ही लोग जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जिस तरह के चश्मे वो बेचती थी उसी तरह के चश्मे लाशों के पास मिले थे, उनको पहनाए गए। तो ये बहुत अच्छा होगा कि वो कुछ भी छुपाए बिना सच से सब कुछ बता दे। अनन्या, विजेंद्र जी और स्वीटी की तस्वीर को दिखाकर इंस्पेक्टर साहब उससे पूछते हैं कि क्या वो इनको जानती है। गौर से फोटो को देखने के बाद शमी कहती है कि विजेंद्र जी और स्वीटी को तो वो जानती है, क्योंकि एक बार सत्यम ने ही इन दोनों को उनसे मिलवाया था जहां वो जॉगिंग करने जाता था। विजेंद्र जी भी सुबह सुबह वहां जॉगिंग करने आते थे। और एक बार स्वीटी को जब पता चला कि वो चश्मा बेचती है तो उसने एक काला चश्मा खरीद कर विजेंद्र जी को खुद पहनाया था। इंस्पेक्टर साहब अभिषेक की तस्वीर दिखाकर उससे जानना चाहते हैं कि क्या वो उससे जानती है। शमी कहती नहीं, वो उन्हें नहीं जानती है। 5 सितंबर को विजेंद्र जी एक पार्टी में गए थे। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं क्या वो जानती है इसके बारे में। तो शमी कहती है कि हाँ, 5 सितंबर को लोग गए थे, शायद मुरथल गए थे, क्योंकि उस दिन सत्यम भी वहां गया था, तो हो सकता है वो भी उसी पार्टी में गया हो। ये खबर पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर साहब से चर्चा करते हैं। कहते हैं कि अनन्या और अभिषेक का जो मोबाइल था वो भी मुरथल में बंद हुआ था, और इधर विजेंद्र जी, स्वीटी और सत्यम भी मुरथल ही गए थे, तो हो सकता है ये पार्टी मुरथल में ही हो। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं लेकिन गोहाना में 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लाशें मिली थी और ये सारे लोग मुरथल पहुंचे थे, तो मुरथल क्यों पहुंचे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक ने ही उन सबको इनवाइट किया हो वहां पर? और ऐसी भी क्या पार्टी थी कि वहीं पर सारे कत्ल हुए, ये सारे लोग वहीं मारे गए और फिर लाशों की जोड़ियां बना के उन्हें काले चश्मे पहना दिए गए। सत्यम भी सुसाइड करता है, वो भी अजीब रस्सी के साथ। पुलिस स्वीटी का धड़ और उस अनजान युवक का सर ढूंढने में लग जाती है। पुलिस अब तक अभिषेक को सस्पेक्ट मान के चल रही थी, लेकिन एक और लाश मिलती है और वो अभिषेक की होती है। यानी कि अनन्या, अभिषेक, विजेंद्र और स्वीटी, इनका कत्ल हुआ था और सत्यम ने सुसाइड किया था। इन सब के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बहुत सी चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि सबको पहले नशे की दवा दी गई, वो बेहोश हुए, फिर उनका गला घोटा गया और उनके गला घोटने के मर जाने के बाद उनके गले को काटा गया। ये सारे मर्डर एक ही दिन 5 सितंबर को एक ही समय पे हुए और इसमें सत्यम का भी हाथ है। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि इतने कॉन्फिडेंटली वो कैसे कह सकता है कि इसमें सत्यम का हाथ है? तो सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि जिस लकड़ी का इस्तेमाल अनन्या के सर और अभिषेक के धड़ को जोड़ने के लिए किया गया था, उस पे एक धागे का टुकड़ा मिला था और वो धागे का टुकड़ा वैसा ही था जैसा सत्यम के सुसाइड में इस्तेमाल की गई रस्सी का था। इंस्पेक्टर साहब सब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि ये रस्सी कातिल तक जरूर पहुंचाएगी, पता करो ये रस्सी कहां कहां मिलती है, वहां से जरूर कोई लीड मिलेगा। वैसी रस्सी पूरे मार्केट में ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, लेकिन एक दुकानदार ने कहा कि ऐसी रस्सी किसी एक सज्जन ने उनसे ऑर्डर देके बनवाई थी और वो सज्जन पंडित थे। पुलिस उस पंडित तक पहुंचती है और उसे उठा लेती है। पंडित से मिलने के बाद सारा माजरा समझ में आता है कि खेल क्या था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सारे मर्डर्स तंत्र और उससे जुड़े अंधविश्वास के कारण हुए होंगे। सत्यम और राजू अपने जॉब न होने के कारण बहुत परेशान थे। उन्हें लाख कोशिश करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा था। अभिषेक से दोस्ती होने के बाद अभिषेक ने इनकी मदद भी बहुत की थी, पैसों से भी और भी चीजों से। जिस सीसीटीवी फुटेज में ये चारों एक साथ दिखे थे, उसमें चौथा जो लड़का था जिसकी शक्ल नहीं दिखी, वो राजू था। जब अभिषेक को यह बात पता चली कि ये दोनों जॉब न मिलने के कारण परेशान है, तो उसने आश्वस्त भी किया था कि उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं और वो उनके जॉब लगवा देगा। लेकिन
सत्यम और राजू का ये कहना था कि उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि अभिषेक के इतना कुछ करने के बाद भी कहीं उनको काम नहीं मिला था। इसी बीच ये इस पंडित सर्वेश्वर के टच में आते हैं और वो कहता है कि वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जरूरत है दो प्रेमी जोड़े को ढूंढने की जो सच्चा प्यार करते हो। सर्वेश्वर का फार्म हाउस था मुरथल में, और सारी प्लानिंग के तहत जब ये पता चल जाता है कि अनन्या और अभिषेक और स्वीटी और विजेंद्र सच्चा प्यार करते हैं, तो उनको पंडित के कहने पे ही सत्यम इनवाइट करता है। वहां इनवाइट करने के बाद उन्हें नशे की दवा दी जाती है। नशे की दवा देने के बाद जब वो बेहोश होते हैं तो पंडित के कहने पे जैसा जैसा वो कहता वो करते जाते हैं। वो मर्डर करते हैं, उनका गला घोंटते हैं, उनके गले को काटते हैं, फिर जोड़ियां बनाते हैं और जोड़ियां बना के पंडित के कहने पे ही कोई ऐसी चीज उनके बदन पे डालते हैं जिससे जो उनको बहुत प्यारी हो। तो सत्यम कहता है कि वो 4 चश्मे खरीद के लाया है, तो क्या वो डाल सकता है। इस वजह से वो चारों चश्मे पहनाए गए थे और उस पंडित के कहने पर ही उस रस्सी का इस्तेमाल सबके गला घोटने में किया गया था। उसी रस्सी को पंडित शुद्ध करके सत्यम को देने वाला था और ये कहा था कि उसकी वजह से उसके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएंगे। तो ये सारा खेल जो था वो एक्सपेरिमेंट का था, तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ था, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ था, और जिसका अंत जो सबने देखा वो बहुत ही खतरनाक था। कहते हैं कि किसी से दोस्ती करना अच्छी बात है, किसी की मदद करना और भी अच्छी बात है, लेकिन सतर्क रहना और भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर अभिषेक ने और विजेंद्र जी ने सत्यम के मंसूबे को, उसकी इच्छाओं को अगर परख लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। ऐसी कहानियां हमारी आंखें खोलती हैं और हमें सतर्क रहने को कहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन हिट करें ताकि आगे आने वाली कहानी आप तक पहुंचे, और प्लीज इस चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।